चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की लेक्चर 2, है ना। आधुनिक भारत की बात करते हैं, लेक्चर 2, है ना। कल हमने बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, और भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था और पहला यूरोपीय कंपनी आया था पुर्तगाल, यूरोप से जो आए थे वो पुर्तगाल आए थे। कल हमने चर्चा किया था कि पहला व्यक्ति आने वाले थे वास्को डी गामा, और भारत की खोज हो गया था 20 मई 1498 ईस्वी में। दूसरा जो यूरोपीय कंपनी आया है भारत, वो आया है डच, और डच आया है 1596 ईस्वी में। अगर हम डच की बात करते हैं तो डच आने वाला व्यक्ति था, डच से जो प्रथम व्यक्ति आया है 1596 ईस्वी में, उसका नाम है कार्नियस हॉटमैन। लिखिएगा 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच अधिकारी कार्नियस हॉटमैन। कार्नियस हॉटमैन था, ये व्यापारी करने के लिए आया था, भारत में आया था। और याद रखना कि 1602 ईस्वी में, 1596 में आया था, ये आया था 1596 ईस्वी में, है ना। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। तो याद रखना, लिख लीजिएगा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। याद रखना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1602 ईस्वी में। याद रखिएगा, आया तो डच पहले, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इससे पहले हो चुका था, है ना। डच से पहले क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, है ना। जबकि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया गया था, जो 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का परमिशन लेकर आया था। याद रखना, 21 वर्षों का व्यापार करने का, 21 वर्षों का व्यापार करने का अनुमति लेकर आया था, 21 वर्षों का व्यापार करने का अनुमति लेकर आया था, जिसमें कुल सदस्य की बात करें, अगर हम कुल सदस्य की बात करते हैं कि कितने कुल सदस्य थे शुरुआत में, तो याद रखना शुरुआत में कुल सदस्यों की संख्या था 17 था। लेकिन 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम फैक्ट्री लगाया गया था मछलीपट्टनम में। तो याद रखिएगा, डच का प्रथम फैक्ट्री लगाया गया मछलीपट्टनम में। कब लगाया गया? 1605 ईस्वी में। तो लिख लीजिएगा 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम, और बच्चा मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में प्रथम फैक्ट्री लगाया गया, प्रथम फैक्ट्री लगाया गया डचों का। तो याद रखिएगा 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में डचों का प्रथम फैक्ट्री लगाया गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ताकि हम इसको आगे मिटाएंगे। चलिए अगर हम बंगाल की बात करें कि डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कब लगाया था, तो याद रखिएगा 1627 ईस्वी में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री डचों ने लगाया था, जिसका नाम था सेरामपुर। तो लिख लीजिएगा, पिपली लिखना। बंगाल में 1627 ईस्वी में बंगाल में डचों का प्रथम फैक्ट्री लगाया गया पिपली नामक गांव में, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम मिटाएंगे इसको। आया समझ में कि भारत में आने वाला प्रथम डच कौन था? कार्नियस हॉटमैन था, है ना। और डचों की प्रथम फैक्ट्री कब लगाया गया? डच 1602 ईस्वी में लगाया गया डचों का प्रथम फैक्ट्री, जो 21 वर्षों का व्यापार करने की अनुमति लेकर आया था, जिसमें अगर कुल सदस्य की बात करते तो 17 कुल सदस्य था,
है ना। जबकि डचों का प्रथम फैक्ट्री भारत में लगाया गया मछलीपट्टनम में, और वहीं 1627 ईस्वी में बंगाल में डचों का प्रथम फैक्ट्री लगाया गया पिपली नामक गांव में। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा, बात आगे करते हैं। हेडिंग डालिएगा, भारत में डचों का व्यापार। भारत में डचों का व्यापार। हेडिंग डालिएगा, भारत में डचों का व्यापार। अगर हम डचों का व्यापार की बात करें तो पहला व्यापार था मसाले की, दूसरा बात करें नील की, तीसरा बात करें सूती वस्त्र की, और चौथा बात करें तो रेशमी वस्त्र की। मुख्य 4 व्यापार था डचों का, सूती वस्त्र था, मसाले था, नील था, है ना, और रेशमी वस्त्र था। लेकिन अंग्रेजों की नज़र जो था डचों का, वो मसाले और नील पर था। मसाले और नील पर था अंग्रेजों का नज़र था। अंग्रेज चाहते थे ये दोनों व्यापार का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज को मिले, और इसी कारण से अंग्रेजों ने इसको पाने के लिए एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था 1759 में बेदरा का युद्ध। और एक तरफ था अंग्रेज और दूसरी तरफ था डच, और अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया और इससे मसाले और नील को छीन लिया, इसके कब्जे में आ गया था। हालांकि डच, यहां तक तो समझ में आ गया, अब डच पूरी तरह समझ चुका था कि यहां पर अंग्रेज व्यापार करने तो नहीं आया है, यह शासन करने के लिए आया था। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। और याद रखिएगा, डचों के द्वारा ये प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसके द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए गए। तो पूछेगा किसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, और इसका स्वर्ण सिक्के का नाम था पैगोडा सिक्के। तो याद रखना, स्वर्ण सिक्के चलाया गया डचों के द्वारा, स्वर्ण सिक्के चलाया गया, जिसे पैगोडा सिक्के कहा गया। याद रखना, अगर पूछा गया भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था, तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाया था हिंद यूनानी ने। उसके बाद कनिष्क ने चलाया, है ना। कनिष्क कुषाण वंश का एक सबसे महान शासक था कनिष्क। तो कनिष्क ने सोने का सिक्के, शुद्ध सोने का सिक्के चलवाया था। गुप्त काल में किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त काल में सोने का सिक्के चलवाया था। और वह कौन सा वो मुस्लिम शासक था जिसने सोने का सिक्के चलवाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम, है ना। याद होगा कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में भारत में आया था और सोने का सिक्के चलवा दिया था, है ना, जिसे दिरहम सिक्के कहा जाता था। लेकिन उसके बाद सोने का सिक्के किसने चलाया था, डचों ने भी सोने का सिक्के चलवाया था, जिसे हम पैगोडा सिक्के कहा जाता है। और 1795 ईस्वी में अपना सारा व्यापार अंग्रेज को सौंप कर चले गए, वापस नीदरलैंड लौट गए। तो इतना ही कहानी था डचों के बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं अंग्रेज, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं अंग्रेज के बारे में। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम मिटाएंगे और अंग्रेज के बारे में लिखना शुरू करते हैं। चलिए, हेडिंग डालिए अंग्रेज, और सबसे इंपॉर्टेंट यही आप लोगों को पढ़ना है, अंग्रेज। वैसे अंग्रेज कब आए, तो वैसे तो आए हैं 1599 ईस्वी में, लेकिन ये वापस कब गए हैं, तो वापस गए हैं 1947 ईस्वी में। याद रखना, अंग्रेज का एक व्यक्ति ब्रिटेन से आता है, ब्रिटेन का एक व्यक्ति भारत में आता है जिसका नाम है जॉन मिलेंडन हॉल 1599 ईस्वी में। और भारत आने वाला यही प्रथम व्यक्ति था जॉन मिलेंडन हॉल, जो स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। और जॉन मिलेंडन हॉल जो 1599 ईस्वी में आता है, ये 1600 ईस्वी में वापस चला गया। और जब 1600 ईस्वी में वापस चला गया तो ब्रिटेन जाकर सारा व्यापारी दलों को इकट्ठा किया और बताया सबको कि भारत अगर व्यापार करना चाहते हो, है ना, तो आपको भारत चलना होगा। और इसी व्यापार करने की दृष्टि से सभी अंग्रेज को इकट्ठा किया और एक कंपनी का एस्टैब्लिश किया, जिस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी।
और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया गया 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, और महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा साइन कर दिया गया, अनुमति दे दिया गया कि जाइए और 15 वर्षों के लिए वहां जाकर व्यापार कीजिए। 15 वर्षों के लिए व्यापार का अनुमति प्राप्त हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या बात किया जाए शुरुआती में तो 217 सदस्य थे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा भारत में आने वाला 1599 ईस्वी, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉन मिलेंडेन हॉल, और इसी ने व्यापारी दल को इकट्ठा किया, है ना। और व्यापारी दल को इकट्ठा करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। स्थापना हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर दिया गया। और याद रखिएगा डचों का जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1602 ईस्वी में। तो आया तो डच पहले है ना, उसके बाद डच के बाद आया है अंग्रेज आया है, लेकिन पूछेगा कंपनी डच और अंग्रेज में किसका एस्टेब्लिश हुआ पहले, तो फिर अंग्रेज का हुआ, क्योंकि 1602 ईस्वी में उसका कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया गया था, और इसको 15 वर्षों के लिए परमिशन मिल गया। क्यों, उस समय ब्रिटेन का महारानी था महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, और इसको अनुमति मिला था, याद रखना, 15 वर्ष के लिए, 15 साल के लिए इसको अनुमति मिला था, जिसमें अगर सदस्य की बात किया जाए तो 217 सदस्य थे, टोटल सदस्य 217 थे। और यह आया था, है ना, कंपनी की स्थापना हो चुका था। याद रखना कंपनी की स्थापना तो ब्रिटेन में ही कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। अब जब कंपनी की स्थापना कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद जो प्रथम अंग्रेज, उसके बाद जो अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच, 1602 ईस्वी में अकबर के दरबार में एक व्यक्ति, एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइएगा, तो अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम था रॉल्फ फिंच, और यह आया है 1602 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था। फिर 1608 ईस्वी में, है ना, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला व्यक्ति था, है ना, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। और यही विलियम हॉकिंस समुद्री यात्रा से भारत आया था, और जब ये समुद्री यात्रा से भारत आया था तो इसका जहाज का नाम था रेड ड्रैगन या हेक्टर। इतना नोट कीजिए, आगे की बात करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इतना। चलिए तो बात करते हैं कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस, और यह समुद्री मार्ग से भारत आया था। और जब ये समुद्री मार्ग से भारत आया था तो इसका जहाज का नाम था, याद रखना, रेड ड्रैगन या हेक्टर। पूछेगा, जिस तरह से हमने कल बात किया था कि वास्को डी गामा का समुद्री जहाज का नाम बताइए, तो साउ ग्रेवियाल था। उसी तरह से विलियम हॉकिंस का जहाज का नाम क्या था, तो रेड ड्रैगन था। यह आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और विलियम हॉकिंस, याद रखना, तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। जब एक गोरे व्यक्ति को सुना था कि ये तुर्की भाषा में बात कर रहा है, एक फारसी भाषा में भी बात कर रहा है, जहांगीर इससे खुश हो गया था। और जहांगीर इसी से खुश होने के कारण, याद रखना, विलियम हॉकिंस को कैप्टन खां की उपाधि दे दिया। तो इसी को कहा गया है, कैप्टन खां की उपाधि दिया गया, कैप्टन खां कहा गया इसको। पूछेगा कि कैप्टन खां की उपाधि किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था विलियम हॉकिंस को। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री लगाने का इजाजत मिल गया।
और बोल दिया गया कि जाइए आप ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री लगाइए मुसलीपट्टनम में। और 1611 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री लगाया गया, सेम चीज़ों का। और मुसलीपट्टनम में, याद रखना कि मुसलीपट्टनम में ही डचों का ही प्रथम फैक्ट्री लगाया गया था। और डच भी पहले से व्यापार कर रहे थे, यानी कि जाहिर सी बात है कि अब आने वाला समय में दोनों के बीच में विवाद होगा। उस समय तो डच तो काफ़ी शक्तिशाली था अंग्रेज से, क्योंकि अंग्रेज तो अभी अभी आया ही था, है ना। तो याद रखिएगा 1611 ईस्वी अंग्रेज का अस्थायी फैक्ट्री लगाया गया मुसलीपट्टनम में। लेकिन विवाद हो जाने के कारण, डच और अंग्रेजों के बीच में विवाद हो जाने के कारण यह फैक्ट्री यहां लग नहीं पाया था, खुल नहीं पाया था। और अंग्रेजों का प्रथम फैक्ट्री खुला था सूरत में, जो अस्थायी फैक्ट्री था। याद रखना 1613 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री खुला सूरत में। याद रखिएगा 1613 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री कब खुला? सूरत में। जहांगीर के दरबार, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, पहले नोट कर लेते हैं, है ना। अपने नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। क्या दिया 1609 में? हाँ, नहीं 1609 ईस्वी में लुसेंट में दिया तो गलती दे दिया है। 1608 ईस्वी में आया था, विलियम हॉकिंस भारत आया था 1608 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। चलिए मिटा देते हैं। इतिहास आ रहा समझ में तो नहीं को? यस सर। हाँ, चलिए आगे की बात करते हैं, है ना। आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ तक तो हो गया बातें, है ना। 1615 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी आ रहा था, है ना, जिसका नाम था सर टॉमस रो। और ये भी आया था, याद रखना 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, है ना। हालांकि ये ब्रिटेन के महाराज की तरफ से आया था, किंग जॉन के तरफ से आया था, है ना। तो पूछेगा कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा दरबार में आया था किसके? जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस रो। चलिए यहाँ तक तो बातें हो गया था, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आगे की बात करना शुरू करते हैं। तो नोट कीजिएगा, है ना। 1640 ईस्वी में, याद रखना 1640 ईस्वी में अंग्रेज ने मद्रास शहर की स्थापना किया, जिसे आज का, कल का मद्रास था वो आज का चेन्नई हो चुका है ना। जो चेन्नई के नाम से जानते हैं वो पहले का मद्रास था ये, है ना। तो मद्रास शहर की स्थापना किया और यहीं पर एक किले का निर्माण किया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज किला। सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया था, सेंट जॉर्ज किले का निर्माण। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेज ने सबसे पहले वर्चस्व कहाँ बनाया था। तो अंग्रेज का 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो मद्रास शहर की स्थापना इसी ने किया था 1640 ईस्वी में, और यहीं पर सेंट जॉर्ज नाम का किले की स्थापना किया था। चलिए आप बात करते हैं 1661 ईस्वी की। 1661 ईस्वी की बात करते हैं। ब्रिटेन का महाराज था जिसका नाम था प्रिंस चार्ल्स, है ना। ब्रिटेन का राजकुमार था, है ना। ब्रिटेन का राजकुमार, ऊपर मिटा देते हैं, इधर ऊपर लिख देते हैं। लिखिएगा 1661 ईस्वी ब्रिटेन का राजकुमार था प्रिंस चार्ल्स, और पुर्तगाल
पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा, प्रिंस चार्ल्स और कैथरीन ब्रिगेंजा का वैवाहिक संबंध हुआ 1661 ईस्वी में। और जब ये दोनों वैवाहिक संबंध बना तो पुर्तगाल ने प्रिंस चार्ल्स को बॉम्बे दहेज में दे दिया था, है ना। तो सोचो है किसका, भारत का। दहेज में लेन देन कौन कर रहा है, तो पुर्तगाल ने दे दिया प्रिंस को, है ना, कि जाइए हम आपको दहेज में दे देते हैं बॉम्बे। तो यानी कि पता चल गया कि सर अंग्रेज को बम्बई कैसे आया था हाथ में। मद्रास तो समझ में आ ही गया होगा कि मद्रास कैसे आया था हाथ में। अब पता चला कि सर बम्बई कैसे आ गया था, क्योंकि बम्बई पर कब्जा था पुर्तगालियों का। तो प्रिंस कैथरीन ब्रिगेंजा दहेज में दे दिया प्रिंस चार्ल्स को, बम्बई दहेज में दे दिया। लेकिन प्रिंस चार्ल्स को बम्बई से कोई काम नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड के किराए पर लगा दिया कि सालाना 10 पाउंड का हमको किराया दीजिएगा, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया। तो पता चल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई में मिल गया, है ना, बम्बई पर। तो पहले मद्रास हुआ था, फिर क्या मिला इसको, बम्बई मिला। तो यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा, इतना आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मद्रास सर कैसे मिला, फिर बम्बई कैसे मिला, है ना। अब बात करते हैं बंगाल की, कि बंगाल कैसे मिला इसको, है ना। तो ये इतना तो पहले नोट कर लीजिए कि बंगाल इसको कैसे मिला था। चलिए अब बात करते हैं 1717 ईस्वी की, है ना। 1717 ईस्वी में एक मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह का नाम था फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर के पैरों में जख्म हो गया था, घाव हो गया था। हालांकि हिंदुस्तान के कई डॉक्टरों को दिखाया, कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन इसका घाव किसी ने ठीक नहीं कर पाया था। वहीं अंग्रेज का एक डॉक्टर आया था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, है ना। एक अंग्रेज डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन। और विलियम हैमिल्टन ने इसको सर्जरी करके फर्रुखसियर के पैरों के घाव को ठीक कर दिया था। इसी से खुश होकर मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया। और स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया और कह दिया कि जाइए बंगाल चले जाइए, और बंगाल में जाकर बिना कोई टैक्स दिए हुए, है ना, बिना कोई टैक्स दिए हुए जाकर वहाँ व्यापार कीजिए। हालांकि सालाना 3000 रुपये रखा गया था, लेकिन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, टैक्स फ्री ही था, है ना। तो इसको बंगाल में मिल गया। इसलिए आप लोग को पता है कि पहला कंपनी तो मुसलिपट्टनम में लगाया गया था, लेकिन अस्थायी तो सूरत में हुआ। लेकिन पहला अधिकार जो इसने किया था वो जाकर बंगाल में किया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बंगाल भी इसको कैसे मिला। तो इस तरह से इसको बंगाल में भी मिला, है ना। हालांकि 1697 ईस्वी में, है ना, इससे 1717 से पहले 1697 ईस्वी में इसने कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। कलकत्ता शहर की स्थापना किया, और यहीं पर कलकत्ता में एक फोर्ट बनाया है, एक दुर्ग बनाया है जिसका नाम है विलियम फोर्ट या फोर्ट विलियम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं लगता है, फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया था, है ना। तो फोर्ट विलियम किले का भी निर्माण, पूछेगा सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ किया, तो सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ किया था, है ना। तो आप लोग को याद होगा मद्रास में सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया था, फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया कलकत्ता शहर में। कैसे बम्बई मिला इसको, कैसे बंगाल मिला इसको, कैसे ये क्या मिला, आप लोग समझ में आ गया होगा, पूरी डिटेल हो गया होगा, है ना। इसके बाद जब अंग्रेज आएंगे व्यापार करने के लिए, उसके बाद चर्चा करेंगे, है ना, उसके बाद चर्चा करेंगे, है ना। इसके बाद आएंगे अंग्रेज आ गए, इसके बाद आएंगे डेनिश, और इसके बाद आएंगे फ्रांसीसी। हालांकि डेनिश से ज़्यादा सवाल तो आते नहीं है पेपर में, तो कल हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी का, है ना, कि फ्रांसीसी वो कौन व्यक्ति था, पहले कौन आया था। हालांकि पहले कॉलबर्ट आया था, लुई 14वां की तरफ से आया था, कॉलबर्ट आया था। 3 अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ था जिसको कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पूरी तरह से आधुनिक भारत में इन कर जाएंगे। अभी तक हम इन किए नहीं है, अभी आप लोग का बेस तैयार कर रहे हैं कि आधुनिक भारत में कैसे पहुँचे, किस तरह से यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ था। तो धन्यवाद यहाँ तक पढ़ने के लिए, है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, चलिए ठीक है।